अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग नाज़रीन? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। इसके साथ-साथ आज हम लैम्ब्डा की तरफ से एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ आपके पास हाज़िर हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमने लास्ट वीक में प्रेडिक्शन की थी कि जो सोलर पैनल्स के जो रेट हैं, वो 15 सितंबर के बाद नीचे आ जाएँगे। तो आज 15 सितंबर है, तो अब प्राइसेस जो 85, 86, 87 पे ट्रेड कर रहे थे, तो वो इस टाइम 75, 76, 78 पे आ चुके हैं। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इसके लिए हम लोग ये आपको बताना चाहते थे कि हमारी जो प्रेडिक्शन वो सही रही। सेकेंडली, हम आज बात करेंगे उस हट के कि हमारा जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है कि हम मार्केट से हट के डिफरेंट वे में डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सब मार्केट में जितनी भी कंपनीज अवेलेबल हैं वो 25 ईयर्स वारंटी वाले पैनल्स इंस्टॉल कर रही हैं, जो कि पी टाइप है, और हमारा एम्फोसाइज है एन टाइप पैनल्स पे जिनकी वारंटी 30 ईयर्स है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखते हुए आप लैम्ब्डा को चूज़ करें और लैम्ब्डा को मौका दें ताकि वो आपको अच्छे से अच्छी एफिशिएंसी वाले सिस्टम्स इंस्टॉल करके दें। इसके साथ साथ हम जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होते हैं सीरीज़ में, एक साइड पे दानियाल एजाज साहब और दूसरी तरफ मुनीब खालिद साहब। तो आज हम इन लोगों की ओपिनियन भी लेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या मामला हैं, कैसे चल रहे हैं। और ये आप कैसे हैं? ठीक हैं मुनीब भाई? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी सर। तो आज क्या-क्या कीज़ आप लोग लेकर आए हैं हमारे लिए और क्या चाहते हैं कि हम कस्टमर्स को क्या-क्या अवेयरनेस दें? जो उस पे बात करें। तो शुरू करते हैं आपसे, दानियल भाई, आप बताइए। मैं लोगों से मिलता हूँ ना, जी, तो वो उनकी बड़े अजीब से सवाल होते हैं कि आप क्या प्लेटें लगाते हैं, किस तरह लगाते हैं, यानी उनको बेसिक नॉलेज नहीं है ठीक सोलर है, पैनल। ठीक है। तो अगर आप इस हवाले से उनको गाइड कर सकें कि 5 केवी का सिस्टम, 7 केवी का, 10 केवी का, इसमें हम क्या-क्या चीज़ें चला सकते हैं, अप्लायंसेस ठीक है, कौन-कौन से चला सकते हैं, ठीक है। और अगर अप्लायंसेस के वॉट्स भी बता दें उनको, हाँ, बिल्कुल ताकि वो ठीक खुद भी कैलकुलेट कर है। लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इस पे थोड़ी-सी ठीक है। मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एक सिंपल सी साइंस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आंसर करता हूँ जनरेशन का, फिर आपको लेके आते हैं अप्लायंसेस की तरफ। जैसे कि मैं बता रहा था कि जनरेशन के लिए हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं 1 किलोवाट को, कि 1 किलोवाट अगर आपके पैनल्स हैं, तो 1 किलोवाट के पैनल्स एक महीने में 120 यूनिट्स बना के देते हैं, 120 प्लस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है तो 120 मल्टीप्लाई बाय 10, 1200 यूनिट्स, 1200 प्लस यूनिट्स बना के देते हैं 10 किलोवाट का मतलब सिस्टम। मिनिमम आप ये कह रहे हैं कि मिनिमम 1200 मिनिमम तो बनाएगा ही मिनिमम हाँ बनाएगा। जी, 1200 मस्ट बनाएगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट जो है यानी कि 5 किलोवाट है, तो उसमें आप देख लें कि 600 यूनिट्स आपको मंथली बन के मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लियर हो गया कि 1 किलोवाट जो पैनल होते हैं, सोलर पैनल्स, वो 120 यूनिट्स पर मंथ बना कर देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गई आपकी बात कि जी अप्लायंसेज और कंजम्पशन का आप पूछना चाह रहे हैं कि जी अप्लायंसेज कितने वॉट्स लेती हैं, क्या है क्या नहीं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हर बंदे की परेशानी ये है कि जी 1 किलोवाट जो एक एक मेरा जो 1.5 टन का एसी है वो चलाना है। एक 1.5 टन का एसी, उसकी दो किस्म की पावर होती है। एक होती है स्टार्टिंग पावर जिसे सर्ज पावर कहते हैं, एक होती है रनिंग पावर जिस पे वो रेगुलेट हो रहा होता है नॉर्मली। तो उसकी जो सर्ज पावर है वो एक 1.5 टन के एसी की वो है 1600 वॉट, 1600 से 1700 वॉट। कभी कभी कुछ इन्वर्टर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि जो 1800 से 2000 वॉट तक भी चले जाते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब उन्होंने कमरे को ठंडा करना होता है स्टार्टिंग के टाइम में, जब वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद इन्वर्टर के अंदर टेक्नोलॉजी होती है, वो आहिस्ता 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 ग्रेजुअली अपने एम्पेयर्स डाउन करता है, जिसके थ्रू आपको एनर्जी सेविंग मिलती है, जिसकी वजह से उसे इन्वर्टर कहा जाता है। तो ऐसी स्टेज में वो लोअर लेवल पर अगर आप उसके लोअर पावर देखें तो लोअर पावर में 1500-1600, यहाँ तक कि 1400 वॉट तक भी आ जाते हैं अच्छे वाले इन्वर्टर। और अगर इन्वर्टर 1 टन का हो तो वो 1000 से 1200 वॉट्स आपके लेता है, कंज्यूम करता है। उसके ऑपोजिट आ गए, आपके घर में पानी वाली मोटर होती है, वो 2000 वॉट से तकरीबन 1000 से 2000 वॉट के दरमियान होती है। वो साइज़ होता है कि सिंगल एम्पेलर, डबल एम्पेलर, उसके हिसाब से। और हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि पानी वाली मोटर हाइब्रिड पे ना लगाएं, उससे आप डायरेक्ट वापडा पे चलें, मगर कस्टमर अवेयरनेस के लिए हम बता रहे हैं। पानी वाली मोटर नहीं चल सकती इसमें? चल सकती है, मगर उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाइब्रिड सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा बैटरियों को डैमेज करता है इन द लॉन्गर रन, शॉर्ट टाइम में नहीं, इन द लॉन्गर रन। और सिस्टम इतना एक्सपेंसिव होता है कि हम रिकमेंड करते हैं कि आपने अगर पानी ही निकालना है
तो आप वापडा के थ्रू निकाल लें, क्योंकि मोटर ने पूरा दिन नहीं चलना, मोटर ने 15-20 मिनट चलना है, उसके बाद टंकी खोलो देनी आपने बंद कर देना। ठीक है, इसलिए मोटर को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। हम हमेशा सोलर सिस्टम के लिए उन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए जो कि कंजेक्टिवली 24 आवर में तो कम से कम 8 से 10 घंटे चलना ही चलना, जैसे कि एसी, जैसे कि इस्त्री आपने यूज़ करनी है तो वो 1000 वाट की होती है और उसको हम कंज्यूम थोड़ी देर ही चलती है, मगर उसको हम इसमें सम अप कर लेते हैं, तो उसका कोई टॉर्क वगैरह नहीं होता, तो उसको अलाउ कर देते हैं। साथ साथ इसके ओवन होता है घर में, जो कि 1500-1600 वाट से लेकर 2000-3200 वाट तक जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ओवन। माइक्रोवेव ओवन, उसको भी हमने सोलर का नहीं चलाना। हाँ जी, उसको भी नहीं जलाते, उसका भी जर्क डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसकी रेडिएशन की उसकी टेक्नोलॉजी होती है जिसके यहाँ पे वो रेडिएशन सक करता है और डिस्चार्ज करता है, इसकी वजह से जर्क आती है ज़्यादा। खैर उसके बाद आगे आ जाते हैं, मेजर चीज़ जो है वो है लाइटें और पंखे, जो हर घर की ज़रूरत है, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर घर की वो ज़रूरत है और हर घर में होता है। उसका मैं बता दूं कि जो पुराने जो हमारे फैन होते थे वो 80 से 100 वॉट लेते थे। ठीक है, अच्छा पंखा होता था पाक फैन, दूसरा ओरिजिनल कॉपर में जो होते थे तो वो 80 वॉट्स लेते थे। तो अब जो एनर्जी सेवर वॉट्स फैन आ चुके हैं वो 30 वॉट भी लेते हैं, 40 वॉट तक भी जाते हैं। कुछ ऐसी कंपनियां भी दावा करते हैं 20 वॉट्स में हम आपको फैन चला देंगे। ठीक हो गया। उसके ऊपर एलईडी लाइट्स हैं, इसका तो आपको पता होगा 12 वॉट से 15 वॉट तक की होती है, या कोई 20 वॉट की हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बेसिक चीज़ होती है जो घर में रेगुलर यूज़ होती हैं, इनके वॉट्स वगैरह ये हैं अप्लायंस। यार मेरे एक सवाल है, जी। मार्केट के अंदर मुझे ज़रा बहुत ज़्यादा ये एक सवाल आ रहा है, सबके पास से आ रहा ठीक है। है। तो वीएफडी और ये इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, वीएफडी एक ऐसी डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, और इन्वर्टर जो बेसिकली इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। हर उस अप्लायंस को जो डीसी से एसी में कन्वर्जन करे उसे इन्वर्टर कहते हैं, जो एसी से डीसी में करे उसे वो रेक्टिफायर कहते हैं, जो एसी से डीसी में कन्वर्जन करती है। तो वीएफडी जो बेसिकली यूज़ होती है वो होती है 3 फेज़ मोटर, सिंगल फेज़ मोटर्स के लिए। इन्वर्टर्स के लिए अभी जिस तरह हमने पहले बात की कि वो पानी वाली मोटर जो होती है वो इन्वर्टर से दूर रखनी चाहिए, डायरेक्टली आप उसे चलाएं। तो इसी तरीके से जहाँ आपका मोटरों का काम है, मिसाल के तौर पर आपका एक कारखाना है, उसके अंदर ये कारखाना है, ये फैक्ट्री है, उसके अंदर 3 फेज़ मोटर्स लगी हुई हैं, तो वहाँ हम इन्वर्टर नहीं लगा सकते, वहाँ वीएफडी इंस्टॉल होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस के अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। धूप कम है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन करके आप मोटर चला के अपना काम कर सकते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और वोल्टेज भी फिक्स होते हैं, आप वेरिएट नहीं करवा सकते। जो लिमिट हमने कंपनी की तरफ से बिल्ट इन आती है इन्वर्टर में वो ही आपको चलेगी। 230 वोल्ट्स होंगे और जो भी एम्पेयर रेटिंग उसकी सेट होगी वो आपको मिलेगी। तो सेकेंडली इसके साथ साथ ये होता है कि आप वी वहाँ इंस्टॉल होती है जहाँ मोटर्स होती हैं, और इन्वर्टर्स वहाँ इंस्टॉल होते हैं जहाँ आपने नॉन टॉर्क वाले अप्लायंसेस चलानी होती हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ज़बरदस्त। तो बेहतर ये नहीं है कि हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस को ही यूज़ करें इन्वर्टर्स के लिए? ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस में तीनों फेजेस जनरेट होते हैं, न्यूट्रल जनरेट नहीं होती। आपकी ये लोकल जो अप्लायंसेज है ना, इनके लिए न्यूट्रल रिक्वायर्ड होती है, जो कि इन्वर्टर से ही आपको सिर्फ मिल सकती है। वीएफडी में न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट मतलब वीएफडी के अंदर फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे अप एंड डाउन मैनेज कर सकते हैं हम लोग, और इन्वर्टर के अंदर जो है ना वो फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। आप उसे नहीं छेड़ सकते, जो कंपनी की तरफ से बिल्ट इन आई है वही रहेगी। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड है ऑल मतलब ऑफ ये द जितने पाकिस्तान। भी ओवरऑल जो ये प्रोडक्शन हाउसेस हैं जहाँ पे आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगी जी हुई हैं, जी। तो वहाँ पर लोग ये वीएफडी यूज़ करते हैं। हाँ जी, वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए वीएफडी होगी, पीछे ग्रिड टाई इन्वर्टर होगा। ठीक है। ग्रिड टाई इन्वर्टर लगा के वो उसको वीएफडी से सिंक कर देंगे, तो फिर वीएफडी के थ्रू आपका मतलब सिस्टम डेफिनेटली चलता आप ये कहना चाह है। रहे हैं बेसिकली कि वीएफडी जो डिज़ाइन हुई थी वो ट्यूबवेल्स के लिए हुई है, सही रेजिडेंशियल के लिए आप जो हम इन्वर्टर ही एग्री यूज़ होते सेक्टर में हैं। यूज़ करते हाँ, हैं हम अपने जो ट्यूबवेल्स आपके को। रेजिडेंशियल यहाँ पर आपका इन्वर्टर यूज़ होता है, जी। और जो आपके ट्यूबवेल और जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह जहाँ जहाँ पे 3 फेज मशीन मोटर, वगैरह चले, इसको सिंपल जबान में कह लें कि जहाँ 3 फेज मोटर चलानी है वहाँ वीएफडी आएगी, जहाँ रेजिडेंशियल अप्लायंसेस चलानी है वहाँ इन्वर्टर लगा के काम चलाएंगे। अच्छा इसके अंदर कोई अपना क्लासिफिकेशन भी है आरएफडी के अंदर है, इस लेवल का हो, जी, इस लेवल वीएफडी की? वीएफडी बेसिकली इन्वर्टर से थोड़ी सस्ती होती है, उसकी वारंटीज़ वगैरह भी थोड़ी कम होती हैं, और इसमें मल्टीपल किस्म की कॉपियाँ मार्केट में मौजूद हैं। जिस तरह बेसिक ब्रांड जो वीएफडी में बड़ा मशहूर था INVT, उनकी अब कॉपियाँ आ रही हैं, वो ओरिजिनल बहुत कम मिलती है। उसके अपोजिट फिर वो मेगा, फिर वो दूसरी जितनी कंपनियाँ, इन सब ने अपनी अपनी वीएफडीज लॉन्च कर दी हैं, चाहे मैक्स पावर है, सोलर पावर है, कोई भी, इन्होंने सब ने अपनी अपनी वीएफडियाँ लॉन्च कर दी हैं। और बाकी ये डिपेंड ये करता है कि
जो ऊपर मेंशन उसके किलो वॉट्स हैं, अंदर उसका सर्किट भी उतने वॉटेज का होना चाहिए। जिस वीएफडी के अंदर सर्किट उतने वॉट्स का है वो एक अच्छी वीएफडी कहलाएगी। जिसके ऊपर डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिख दिया मिसाल करो 12 किलो वॉट, अंदर सर्किट डाल दिया 8 किलो वॉट का, तो वो अंडर साइज कहलाएगी और उसको हम अनऑथेंटिक कहेंगे। इसमें भी दो टाइप होती हैं, एक CHF होती है, एक GD100 होती है। ठीक है, तो हम दोनों यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट।